तो लास्ट पार्ट में हमने देखा बरूटो को ये पता चल जाता है इस ब्लू शैडो के पीछे सुमेरे का ही हाथ है और बरूटो उसे काफी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सुमेरे समझने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती और वो लीफ विलेज को तबाह करना चाहती है और सुमेरे का मॉन्स्टर वहाँ पर एक पोर्टल खोल देता है जिसके अंदर वो सभी को खींच लेता है और वो लोग एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं जहाँ पर मित्सुकी और बरूटो उस मॉन्स्टर से लड़ते हैं और उनकी काफी खतरनाक फाइट चलती है। जिसके बाद बरूटो सुमेरे को समझाने की काफी ज्यादा कोशिश करता है और एक टाइम पर सुमेरे के अंदर की ब्लू शैडो वो भी बाहर निकल जाती है, जिसके बाद ये जगह भी यहाँ से टूटने लगती है और सुमेरे की पीठ पे जो निशान बना होता है वो भी यहाँ पर टूट जाता है। जिसके बाद ये अपनी दुनिया में आ जाते हैं और अब आगे फिर हम बरूटो को देखते हैं जो कि अपने रूम में बैठा हुआ अपनी आंखों को देख रहा होता है, क्योंकि जब से उसने सुमेरे को बचाया है उसकी आंखें एक्टिवेट होना ही बंद हो गई हैं और तभी उसकी मॉम उसे खाना खाने के लिए बुलाती है और वो वहाँ से चला जाता है। और फिर हमें नारुतो, शिकामारू और साई को दिखाया जाता है जो कि उसी जगह पर आए होते हैं जहाँ पर वो ब्लू शैडो अपीयर हुई थी और नारुतो कहता है अब सब कुछ पहले जैसा हो चुका है और फिर ये सब सुमेरे के बारे में बात करने लगते हैं। शिकामारू पूछता है ऐसी क्या चीज है जिसने आखिरी में जाकर सुमेरे को रोक लिया और साई बताता है इसके पीछे बरूटो और उसके साथी हैं और ये सुनकर नारुतो काफी खुश होता है और साई बताता है सुमेरे ने नीवी की पावर को अपने हाथ में महसूस किया है और नारुतो ने सुमेरे को एकेडमी में एडमिशन लेने की परमिशन भी दे दी है, लेकिन शिकामारू को ये बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता। और फिर हमें एकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सीनो सेंसे सभी बच्चों को कह रहे होते हैं कि अब हमें नीचे बैठ के क्लास लगाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे एकेडमी का कंस्ट्रक्शन काम जल्दी ही कंप्लीट होने वाला है। जिस पर शिकाडाई कहता है चलो अच्छा ही है कि कम से कम हमें नीचे नहीं बैठना पड़ेगा। और फिर सीनो सेंसे सभी को एक न्यू 3 मैन स्क्वाड बनाने के लिए कहते हैं ताकि ग्रेजुएशन के बाद वो सबके लिए एक अच्छा टीम फॉर्मेशन बना सके। तब सरादा पूछती है सुमेरे काफी टाइम से क्लास में एब्सेंट है तो उसका क्या होगा, लेकिन सेंसे कहते हैं कि उन्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता और वो पूछती है कहीं ऐसा तो नहीं है कि सुमेरे एकेडमी को छोड़ रही हो। और इस बार भी सेंसे यही कहते हैं कि अभी तक मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, बस हम सुमेरे के आने का वेट ही कर सकते हैं। फिर वो सभी को अपना अपना टीम फॉर्मेशन बनाने के लिए कहते हैं। तभी नामदा सरादा से कहती है कि वो सुमेरे को देखने के लिए गई थी लेकिन उसे वहाँ से भगा दिया गया और ये सुनकर बरूटो थोड़ा सा उदास हो जाता है और सेंसे कहते हैं जल्दी जल्दी अपना टीम फॉर्मेशन बना लो और तुम्हारी प्रैक्टिस कल से स्टार्ट हो जाएगी। और फिर सभी बच्चे अपने अपने टीम मेंबर्स को चूज करने लगते हैं और बरूटो मित्सुकी से पूछता है कि वो इस बार किस टीम को ज्वाइन करेंगे और मित्सुकी कहता है कि वो बरूटो की टीम को ज्वाइन करना चाहता है। जिस पर बरूटो कहता है क्या फिर से तुम किसी दूसरी टीम को ज्वाइन नहीं करना चाहते? नहीं, मैं हमेशा तुम्हें करीब से देखना चाहता हूँ इसलिए मैं तुम्हारी टीम ज्वाइन करूंगा। और तभी यहाँ पर डेंकी और अयाबे आ जाते हैं और अयाबे यहाँ पर कहता है कि उसने डेंकी को अपनी टीम में ले भी लिया है और ये सुनकर बरूटो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो सोचता है कि वो शिकाडाई को अपनी टीम में ले लेगा, लेकिन भाई शिकाडाई ने भी अपनी टीम बना ली होती है और यहाँ पर हमें पता लगता है कि इन लोगों ने अपने पेरेंट्स की ही टीम को कॉपी किया होता है। और फिर बरूटो मित्सुकी से कहता है कि वो किसी दूसरी टीम मेंबर को चूज करे और अयाबे कहता है कि उसने सरादा को भी अपनी टीम में ले लिया है। जिसके बाद बरूटो यहाँ पर सोच में पड़ जाता है आखिरकार वो अपनी टीम में किसको लेगा। और फिर डेंकी की नजर मेटल पे जाती है जो कि काफी ज्यादा शर्मा रहा होता है और डेंकी बरूटो से उसे अपनी टीम में लेने को कहता है और बरूटो मेटल को अपनी टीम में ले लेता है क्योंकि अगर मेटल अपनी नर्वसनेस को रोक ले तो वो काफी ज्यादा पावरफुल है। वहीं मित्सुकी सुमेरे को अपनी टीम में लेने को कहता है क्योंकि उसके पास जो पावर है वो काफी ज्यादा इंसेन है, लेकिन बरूटो तभी उसे रोक लेता है क्योंकि सुमेरे के पास जो पावर है उसके बारे में किसी को नहीं पता। और डेंकी सुमेरे के बारे में सोचकर काफी ज्यादा उदास होने लगता है। वहीं इरोजिन आकर उसे कहता है सुमेरे ने विलेज पे अटैक किया है, मुझे नहीं लगता कि वो एकेडमी में वापस आएगी, लेकिन बरूटो उन्हें हौसला देते हुए कहता है नहीं, सुमेरे जरूर से वापस आएगी। और फिर शाम हो जाती है और हमें प्रिंसिपल ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सीनो सेंसे प्रिंसिपल से पूछ रहे होते हैं सुमेरे वापस एकेडमी में कब आएगी और प्रिंसिपल कहते हैं मुझे नहीं लगता कि वो वापस आ पाएगी क्योंकि उसने एकेडमी में रहते हुए विलेज पे अटैक करने की कोशिश की है। और सीनो सेंसे कहते हैं अगर सुमेरे को वापस बुलाया जाए तो वो उसका पूरा ध्यान रखेंगे और पूरी जिम्मेदारी उनकी होगी। जिस पर प्रिंसिपल मना करते हैं और कहते हैं हो सकता है कि सुमेरे का वापस आने का मन ना हो, लेकिन सीनो सेंसे कहते हैं कि मैं उससे बात करूंगा। और अब बरूटो अपने घर आ चुका है और जैसे वो दरवाजा खोलता है वो ये देखकर काफी ज्यादा शॉक होता है कि आज नारुतो अपने घर होता है और बरूटो उदास होते हुए उसकी तरफ जाता है और सुमेरे के बारे में कहने लगता है और नारुतो कहता है हाँ मैं जानता हूँ कि सुमेरे को काफी ज्यादा चोट लगी थी और अब वो ठीक हो रही है। वहीं बरूटो गुस्सा होते हुए कहता है मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। और तभी हिन्नाटा हिमावारी को अपने पास बुला लेती है और नारुतो कहता है कि अभी वो काफी ज्यादा मुश्किल हालातों में है तो उसकी चिंता ना करी जाए, नारुतो उसे संभाल लेगा। और बरूटो सुमेरे को वापस एकेडमी में आने
करने की परमिशन देने के लिए कहता है, लेकिन नारुतो इसके लिए मना कर देता है और वो कहता है कि सिर्फ एक अकेला होकागे सारे डिसीजन नहीं ले सकता। और नारुतो कहता है तुम्हें ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सारा कुछ संभाल लूंगा। जिसके बाद हिनाटा कहती है डिनर लग चुका है, अब डिनर कर लीजिए। और फिर हमें सीनो सेंसे को दिखाया जाता है जो कि सुमेरे से मिलने हॉस्पिटल में आए होते हैं और वो उससे पूछते हैं क्या अब तुम ठीक हो। और सुमेरे उनसे माफी मांगते हुए कहती है मुझे माफ कर दीजिए क्योंकि उसने सीनो सेंसे के अंदर के चक्रा को भी निकाल लिया था। जिस पर सीनो सेंसे कहते हैं कोई बात नहीं। और ये सुनकर सुमेरे काफी ज्यादा चौंक जाती है और फिर वो कहते हैं कि इससे वो एक अच्छे टीचर बनने के लायक बन सके। और फिर वो सुमेरे के पास आकर बैठ जाते हैं और उससे कहते हैं उसके अंदर जो गोजो तनाव था वो अब खत्म हो चुका है और अब सुमेरे की बॉडी सिर्फ उसकी है और अब वो जो चाहे वो डिसीजन ले सकती है। और इतना कह के वो यहाँ से चले जाते हैं। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और सुमेरे अपने रूम से गायब होती है। और फिर हमें अकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सीनो सेंसे आज सबकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेने वाले हैं। और उनका रूल ये होता है कि अकेडमी पर लगे हुए जो रेड फ्लैग को सबसे पहले लेगा वही इसको जीतेगा। लेकिन सीनो सेंसे सबको ये पहले ही बता देते हैं कि उन्हें अकेडमी में कोई भी डैमेज नहीं करना है। जिसके बाद सब में फाइट स्टार्ट हो जाती है और फिर हम अयाबे को देखते हैं जो कि अपने अपोनेंट के साथ लड़ रहा होता है, जिसका फायदा उठाकर डेंकी और सरादा फ्लैग को लेने के लिए ऊपर चले जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक डोल आती है जो कि डेंकी को लात मारती है जिससे वो लोग नीचे गिर जाते हैं और आसानी से ओपोनेंट जीत जाता है। और सीनो सेंसे काफी ज्यादा डर रहे होते हैं कहीं फिर से अकेडमी पहले जैसे टूट न जाए। और फिर वो सभी के स्कोर्स को लिखने लगते हैं। लेकिन तभी उनके पास कोई आदमी आता है और सुमेरे के बारे में कुछ कहने लगता है, जिसे सुनकर सीनो सेंसे सरादा के हाथ में बोर्ड देकर यहाँ से चले जाते हैं। और ये देखकर सरादा काफी ज्यादा चौंक जाती है। और फिर बरूटो और शिगाडाई की टीम के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है और हम देखते हैं कि चोचो अपने एक्सपेंशन जूसो का इस्तेमाल कर मेटल पे हमला करने वाली है। लेकिन तभी शिगाडाई नीचे से कहता है देखो तुम्हें कितने सारे लोग देख रहे हैं। और ये देखकर मेटल काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है और इसी का फायदा उठाकर चोचो से एक जोरदार मुक्का मारती है जिससे मेटल यहाँ पर एलिमिनेट हो जाता है। और चोचो उस फ्लैग को लेने के लिए वहाँ से निकल जाती है और इरोजिन अपने जुस्सो का इस्तेमाल कर बरूटो को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन बरूटो उससे काफी आसानी से बच जाता है। और जैसे ही इरोजिन मित्सुकी के पास आता है वो अपने जुस्सो का इस्तेमाल करता है और वो मित्सुकी के ऊपर फट जाता है, जिसका फायदा उठाकर शिगाडाई मित्सुकी को पैरालाइज कर देता है और बेचारा बरूटो यहाँ पर अकेला पड़ जाता है। और मित्सुकी बरूटो से पूछता है क्या मैं अपनी कोई न्यू ट्रिक को इस्तेमाल कर सकता हूँ। बरूटो कहता है अरे तुम्हें जो यूज करना है करो, लेकिन हमें इस मैच को जीतना है। जिसके बाद मित्सुकी अपने मुंह के अंदर से एक कुनाई को फेंकता है जिससे बचने के लिए शिगाडाई अपने शैडो पैरालाइज को तोड़ देता है। और फिर मित्सुकी वहाँ से भागने लगता है और एक रोड को काट देता है जिससे सब कुछ हिलने लगता है और चोचो भी ऊपर तक नहीं पहुँच पाती और फिर सब कुछ टूट के नीचे गिर जाता है। और फिर हम देखते हैं कि बरूटो ने उस फ्लैग को पकड़ा हुआ है और वो इस बैटल को जीत भी जाता है। और तभी बरूटो नीचे आता है लेकिन यहाँ पर सीनो सेंसे नहीं होते। वो सरादा से पूछता है कि सीनो सेंसे कहाँ हैं, लेकिन वो कहती है मुझे नहीं पता, वो बस सुमेरे के बारे में कुछ कहते हुए यहाँ से भाग गए। और यहाँ पर इरोजिन कहता है उसे ऐसा लगता है कि सुमेरे को दूसरी एकेडमी में ट्रांसफर किया जा रहा है और बरूटो गुस्सा होते हुए उसका कॉलर पकड़ लेता है। लेकिन तभी डेंकी देखता है सीनो सेंसे वापस आ चुके हैं और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर सुमेरे भी होती है, लेकिन वो काफी ज्यादा शर्मिंदा होती है क्योंकि उसने विलेज पर हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी वो हिम्मत कर सबके सामने आ जाती है। लेकिन तभी उसके जितने भी दोस्त होते हैं वो भागते हुए उसकी तरफ आ जाते हैं और ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। लेकिन तभी वो बरूटो को देखती है जो कि दूर खड़ा हुआ उसे देख रहा होता है और बरूटो एकदम से एक स्माइल करता है जिसे देखने के बाद सुमेरे अब रोने लगती है। फिर अगले सीन में हमें नारुतो को दिखाया जाता है जो कि भागता हुआ जल्दी से कहीं पर जा रहा होता है और वह एक बड़े से पेड़ पर चला जाता है। जिसके बाद हम पहली बार बरूटो सीरीज में सास्के को देखते हैं और सास्के नारुतो से कहता है तुम लेट हो और नारुतो उस पर गुस्सा होने लगता है क्योंकि वो उसका एक शैडो क्लोन होता है, इसलिए वो यहाँ पर आने में थोड़ा सा लेट हो गया है। और नारुतो को समझ नहीं आ रहा होता है कि अभी वो किस जगह पर है। जिसके बाद वो सास्के को गोजो तनाव का स्क्रोल देता है जिसे देखकर सास्के को यकीन नहीं हो रहा होता है क्योंकि डेंसो कागोया हिडन जुत्सु के काफी ज्यादा करीब पहुंच चुका था। लेकिन नारुतो कहता है उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तभी सास्के खड़ा होकर कहता है शायद अब वो उस टाइम स्पेस में जा सकता है जहाँ पर कागोया एग्जिस्ट करती थी। लेकिन नारुतो उसे जाने के लिए मना करता है और विलेज में थोड़ा समय बिताने के लिए कहता है। लेकिन तभी सास्के नारुतो से कहता है कि वो सकुरा को जाकर एक मैसेज दे और वो मैसेज ये होता है कि सॉरी, जो कि सास्के सकुरा को कहने के लिए कहता है और इतना कहते ही वो यहाँ से गायब हो जाता है। फिर हमें मोमोस्की को दिखाया जाता है जो कि ये कह रहा होता है
नीवी ने जो गेट खोला था अब वो क्लोज हो चुका है, इसलिए जोगन अब बाहर नहीं आ सकता। जोगन यानी कि बरूटो की जो व्हाइट कलर की आंखें हैं। फिर अगले दिन हमें सीनो सेंसे को दिखाया जाता है जो कि सभी बच्चों को ट्रेनिंग करा रहे होते हैं और यहाँ पर डेंकी काफी तेजी से भागता हुआ दीवार पे चलने की कोशिश करता है, लेकिन वो नीचे गिर जाता है और ये देखकर बरूटो और उसके दोस्त उसके पास जाते हैं, जिसके बाद वो अपने अपने तरीके से डेंकी को दीवार पे चलने के बारे में बताते हैं और उसे चलकर भी दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पर डेंकी को कुछ भी समझ नहीं आता और डेंकी यहाँ पर कहता है अगर वो इस एग्जाम में फेल हो गया तो उसे फिर से एक साल इस एकेडमी में क्लास लगानी होगी जैसे कि अयाबे लगा रहा है। और तभी हम अयाबे को देखते हैं जो कि पीछे से ये सारी बातें सुन लेता है और वो डेंकी से कहता है अगर तुम इस एग्जाम को पास नहीं कर सकते तो इसमें गलती तुम्हारी है, तुम्हें इसमें मुझे इंक्लूड नहीं करना चाहिए। और ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है और फिर सभी लोग उस पर गुस्सा होने लगते हैं और उसे कहते हैं उसे अयाबे के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए था। और अगली सीन में हम डेंकी को देखते हैं जो कि अकेले ही दीवार पर चढ़ने की प्रैक्टिस कर रहा होता है और तभी वो फिसल कर नीचे गिरने वाला होता है। तभी पीछे से मेटल आकर उसको पकड़ लेता है और कहता है कि वो भी उसके साथ दीवार पर चढ़ने की प्रैक्टिस करना चाहता है और डेंकी उदास होकर नीचे बैठ जाता है और तभी मेटल उसकी पीठ पर मारते हुए उसे बहुत ज्यादा मोटिवेट कर देता है। और फिर अगले सीन में हम मेटल को देखते हैं जो कि एक हाथ की मदद से एक बड़े से पहाड़ पर चढ़ रहा होता है। वहीं नीचे डेंकी वो भी ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरने ही वाला होता है। लेकिन तभी मेटल के फादर आके जिनका नाम ली होता है वो उसे बचा लेते हैं और डेंकी को समझ नहीं आता कि वो इंसान कौन है। तभी नीचे मेटल आ जाता है और वो बताता है कि ये उसके फादर हैं और डेंकी ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, जिसके बाद उसके फादर डेंकी को गले लगा लेते हैं और कहते हैं कि दीवार पर चढ़ने की प्रैक्टिस अब मैं तुम्हें कराऊंगा। फिर अगले सीन में हम अयाबे को देखते हैं जो कि मैथ सोल्व करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसे कुछ भी सॉल्व नहीं हो रहा होता है, इसलिए वो उसे समझने के लिए बरूटो के पास आता है। लेकिन बरूटो उसे अपने तरीके से समझाता है, लेकिन फिर भी अयाबे के दिमाग में कुछ नहीं घुसता और वो अपने तरीके से ही कोशिश करने लगता है। और दूसरी तरफ हम डेंकी को देखते हैं जो कि प्रैक्टिस करते करते काफी ज्यादा थक चुका है और अब शाम भी हो चुकी है। वहीं ली उससे कहता है अब शाम हो चुकी है तो हम बाकी की प्रैक्टिस कल करेंगे और जाते टाइम वो उसे अपना ग्रीन कलर का सूट भी दे देता है और कहता है इस सूट के अंदर काफी खतरनाक एबिलिटी है, जो भी इसे पहनता है उसके सक्सेस होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। साथ में ये सूट वाटर प्रूफ और फायर प्रूफ भी है। फिर हमें अयाबे को दिखाया जाता है जिसे टेस्ट में सिर्फ 3 नंबर ही मिले होते हैं और तभी उसका ध्यान डेंकी पर जाता है जो कि अभी भी अकेले ही प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन अब वो थोड़ा थोड़ा दीवारों पर चल पा रहा होता है। और फिर अयाबे उसके पास चला जाता है और डेंकी उसे देखकर डरने लगता है। अयाबे उसे कहता है अगर तुम ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहोगे तो तुम कभी भी दीवार पर नहीं चल पाओगे। और फिर वो उसे दीवारों पर चलने के बारे में सिखा रहा होता है। डेंकी उसकी बातों को सुनकर दीवारों पर चलने की कोशिश करता है और इस बार वो थोड़ा ज्यादा ऊपर तक जा पाता है और डेंकी खुश हो जाता है और उसे कहता है तुम्हारे सिखाने का तरीका बरूटो और बाकी सभी से काफी ज्यादा अलग है। और अयाबे कहता है ये इसलिए है जब बात आती है निजुत्सु की तो क्लास में वो सबसे टॉप पर है। फिर वो थोड़ी प्रैक्टिस करने के बाद घर जाने लगते हैं क्योंकि अब शाम हो चुकी थी और डेंकी रास्ते में जाते हुए उसे उसकी मदद करने के लिए थैंक यू बोलता है और उससे पूछता है आखिरकार उसने उसकी मदद क्यों की, जबकि उसने अयाबे के बारे में काफी गलत बोला था। और अयाबे बिना कुछ कहे आगे बढ़ने लगता है और डेंकी उसके पास जाकर उससे रिटर्न एग्जाम के बारे में पूछने लगता है और उसे ये भी कहता है अगर उसे स्टडी में कोई भी हेल्प चाहिए तो वो उसकी मदद जरूर से करेगा। लेकिन अयाबे यहाँ पर मना कर देता है और कहता है उसकी स्टडी और ट्रेनिंग काफी मस्त चल रही है। लेकिन तभी अयाबे के बैग की पॉकेट से उसका टेस्ट नीचे गिर जाता है और जब डेंकी उसे पढ़कर देखता है उसे पता लगता है कि अयाबे को सिर्फ 3 नंबर ही मिले हैं और उसे ऐसा लगता है कि अयाबे अभी भी डेंकी से गुस्सा है, जिस पर अयाबे कहता है वो नहीं चाहता कि डेंकी उसकी मदद करे और जिससे उसकी ट्रेनिंग खराब हो जाए, क्योंकि अगर किसी को फिर से 1 साल अकेडमी में रिपीट करना है तो वो अयाबे करेगा क्योंकि वो अकेडमी में कई बार फेल हो चुका है। जिस पर डेंकी उदास हो जाता है और उसे कहने लगता है जब वो बरूटो से पहली बार मिला था उसने सोच लिया था कि वो भी निजुत्सु की स्टडी करेगा और बरूटो के साथ एक शिनोबी बनेगा, लेकिन अब वो सिर्फ बरूटो के साथ ही नहीं अपने सभी दोस्तों के साथ खासकर अयाबे के साथ शिनोबी बनना चाहता है। इसलिए डेंकी उसे कहता है कि वो उसकी पढ़ाई में मदद करेगा, जिसके बदले अयाबे उसे निजुत्सु सिखाएगा और दोनों ही अपने टेस्ट में पास होकर दिखाएंगे। और अयाबे कहता है उसके पास कोई दूसरी चॉइस नहीं है, इसलिए वो उसकी बात को मान लेता है और खुद भी बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। और फिर वो लोग अपने घर की तरफ निकल जाते हैं और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अयाबे मैकेनिक की बुक पढ़ रहा होता है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, इसलिए वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। और डेंकी भी उसे देखकर परेशान हो जाता है क्योंकि उसने अभी तक सिर्फ 5 मिनट तक ही बुक को पढ़ा है और इतनी जल्दी वो परेशान हो गया है। और तभी डेंकी को एक आइडिया आता है और वो अयाबे को उल्टा खड़े होकर बुक पढ़ने को कहता है, क्योंकि जब भी अयाबे अपने चाकरा को यूज करता है उसका दिमाग काफी ज्यादा तेज हो जाता है। जिसके बाद अयाबे अपने क्वेश्चन को जल्दी
जल्दी सॉल्व कर लेता है। और फिर हमें एकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शिकाडाई और उसके बाकी सभी साथी डेंकी और अयाबे को देखकर चौंक जाते हैं। लेकिन तभी बरूटो वहाँ पर आ जाता है और वो सभी के लिए बर्गर लेकर आया होता है और वो कहता है ये उसकी तरफ से एक ट्रीट है, क्योंकि सभी अपने गोल को अचीव करने के लिए काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो सबको बरूटो के ऊपर काफी ज्यादा प्यार आने लगता है, जिस पर बरूटो उन सभी को वो बर्गर जल्दी खाने के लिए कहता है। और जैसे वो बर्गर खाते हैं वो बर्गर काफी ज्यादा स्पाइसी होता है और उन लोगों के मुंह से आग निकलने लगती है, जिस पर अयाबे कहता है ये क्या है, और वो कहता है ये एक जोलोकिया बर्गर है जो कि शॉप में न्यू आया है। तो बरूटो ने उसे खरीद लिया क्योंकि उसने सुना था ये बर्गर पहले वाले न्यूरो बर्गर से भी बहुत ज्यादा स्पाइसी है, इसलिए बरूटो उसे कब से ट्राई करना चाहता था। लेकिन जैसे ही बरूटो से खाता है उसे भी वो काफी ज्यादा स्पाइसी लगता है। और फिर अगले सीन में हम डेंकी और अयाबे को देखते हैं जो कि टेस्ट के लिए जा रहे होते हैं। और डेंकी कहता है कि हमने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की है तो हमें इस टेस्ट को पास कर लेना चाहिए। लेकिन तभी उनके पीछे एक जोरदार आवाज आती है और वो लोग देखते हैं कि पीछे एक बड़ी सी बिल्डिंग में आग लगी हुई है। और तभी अयाबे भागकर वहां पर जाता है और कुछ करने के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन डेंकी उसे रुका लेता है और वो कहता है अगर वो एकेडमी में टाइम से नहीं पहुंचा तो वो इस एग्जाम में फेल कर दिया जाएगा। लेकिन तभी अयाबे एक औरत को चिल्लाते हुए देखता है जिसके बच्चे उस बिल्डिंग में फंस चुके हैं, इसलिए वो उन्हें बचाने के लिए उस बिल्डिंग में जल्दी से चला जाता है। और फिर वो उन्हें ढूंढने लगता है जहाँ पर 3 बच्चे फंसे हुए दिखते हैं। और नीचे हम डेंकी को देखते हैं जो कि ये कह रहा होता है बिल्डिंग में जो स्प्रिंकलर सिस्टम लगा हुआ है शायद वो खराब हो चुका है। दूसरी तरफ हम एकेडमी का सीन देखते हैं जहाँ पर सीनो सेंसे ने टेस्ट लेना स्टार्ट कर दिया है और बरूटो यहाँ पर सोच रहा होता है आखिरकार वो दोनों अभी तक क्यों नहीं आए। इनोजिन कहता है शायद जुलोकिया बर्गर खाकर उन दोनों का पेट खराब हो गया है। और शिकाडाई भी कहता है जुलोकिया बर्गर खाकर उसका भी पेट खराब हो गया है। और यहाँ पर बरूटो के पसीने छूटने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके बाद हमें अयाबे को दिखाया जाता है जो कि बच्चों को लेकर नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन नीचे काफी ज्यादा आग लग चुकी थी, इसलिए वो अपने जुत्सु का इस्तेमाल कर वहाँ पर एक वॉल क्रिएट कर देता है ताकि आग ऊपर तक ना बढ़े। और तभी उसे एक डोर दिखता है जिसके अंदर स्प्रिंकलर की वायर का कनेक्शन होता है और अयाबे उन्हें ठीक करने लगता है। और नीचे हम डेंकी को देखते हैं जिसने ली की दी हुई ड्रेस को पहन लिया होता है और वो जल्दी से दीवार पर चढ़कर ऊपर बिल्डिंग में पहुंच जाता है। और वो देखता है कि इस बिल्डिंग में काफी ज्यादा आग लगी हुई है, लेकिन उसका सूट फायर प्रूफ होने की वजह से वो काफी आसानी से उसके अंदर चला जाता है। और जैसे वो अंदर जाता है उसे अयाबे की बनी हुई वॉल दिखाई देती है और डेंकी उस पर चढ़कर उसे पार कर लेता है। और फिर वो अयाबे से पूछता है क्या उसे उसकी कोई मदद चाहिए। अयाबे यहाँ पर मना कर देता है और कहता है उसने अपना काम कर दिया है। और जैसे वो स्विच को ऑन करता है यहाँ पर सारे स्प्रिंकलर काम करना स्टार्ट कर देते हैं और धीरे धीरे आग बुझने लग जाती है। जिसके बाद डेंकी और अयाबे उन बच्चों को अपनी पीठ पर लेकर नीचे आ जाते हैं और तब तक यहाँ पे फायर वर्कर्स भी आ जाते हैं। और यहाँ पर हम डेंकी को देखते हैं जो कि अयाबे से कह रहा होता है उसने मैकेनिक की बुक को काफी अच्छे से पढ़ा है, इसलिए वो स्प्रिंकलर की वायर को काफी अच्छे से जोड़ पाया। और अयाबे भी उसे कहता है तुम भी इतनी बड़ी बिल्डिंग पर कितनी आसानी से चढ़ गए। और इन दोनों को यहाँ पर समझ आ जाता है कि ये इस टेस्ट को आसानी से पास कर सकते हैं और ये दोनों टेस्ट के लिए निकल जाते हैं। और फिर हम सीनो सेंसे को देखते हैं और यहाँ पर टेस्ट पूरी तरीके से खत्म हो चुका था और वो बस यहाँ से जाने ही वाले होते हैं। लेकिन तभी बरूटो ने रोक लेता है और कहता है इसमें गलती उसकी है, अगर वो उन लोगों को जोलोकिया बर्गर नहीं खिलाता तो ऐसा कभी नहीं होता। और तभी वो दोनों भी आ जाते हैं जिस पर सीनो सेंसे उन्हें लेट आने के लिए अपने ऑफिस रूम में बुला लेते हैं। जिसके बाद वो उनकी सारी कहानी सुनते हैं, जिस पर अयाबे और डेंकी कहते हैं कि वो अगले साल और भी ज्यादा मेहनत करेंगे। और सीनो सेंसे कहते हैं आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो, तुम्हें अगले साल कोई भी एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा। जिस पर वो दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें अब एकेडमी से निकाल दिया जाएगा। और वो सीनो सेंसे से काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि उन्हें एकेडमी से ना निकाला जाए। और सीनो सेंसे कहते हैं वो टेस्ट इसलिए लेते हैं ताकि रियल लाइफ में कोई परेशानी आ जाए तो वो आसानी से उसे सॉल्व कर सके। लेकिन अयाबे और डेंकी ने रियल लाइफ में इतने खतरनाक सिचुएशन में अपने स्किल्स का यूज करके दिखा दिया है और तुम्हारा हर एक डिसीजन बिल्कुल सही था, इसलिए तुम दोनों को एग्जाम देने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम लोग पास हो गए हो। जिस पर वो लोग खुश हो जाते हैं और फिर वो अपना रिजल्ट देखने चले जाते हैं जहाँ पर उनका नाम भी होता है। और तब तक उनके दोस्त भी वहाँ पर आ जाते हैं और चोचो उनकी पास होने की खुशी में उन्हें चिप्स भी देती है। और बरूटो ने कहता है वो तो काफी ज्यादा चिंता में था, उसे ऐसा लगा था कि जुलोकिया बर्गर खाकर उनका पेट खराब हो गया है। और अयाबे उसे कहता है कि अब वो दोनों एक शिनोबी बनकर दिखाएंगे। और फिर हम सीनो सेंसे को देखते हैं जो कि सभी बच्चों को पानी पर चलना सिखा रहे होते हैं और यहाँ पर सभी बच्चे काफी आसानी से पानी पर चल भी रहे होते हैं। लेकिन जब सीनो सेंसे अपने जुत्सु की मदद से पानी में लहर पैदा
करते हैं तो सभी बच्चे पानी में गिर जाते हैं और इसी के साथ इनकी क्लास यहाँ पर खत्म हो जाती है। और फिर हमें श्राद्धा को दिखाया जाता है जो कि बाजार से सब्जियां खरीद कर घर जा रही होती है और उसके सामने से एक ट्रेन गुजरती है जिस पर बरूटो और उसके साथी बैठे होते हैं और श्राद्धा को देखकर वो नीचे आ जाते हैं और शिकाडाई श्राद्धा से कहता है आज हम डैंकी को मछलियां पकड़ना सिखाएंगे, लेकिन डैंकी को इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता और बरूटो को इस बात पर हंसी आ रही होती है कि डैंकी ने आज तक मछलियां नहीं पकड़ी, बस उसने मछलियों वाली गेम्स को खेला है। और बरूटो श्राद्धा को भी उनके साथ मछलियां पकड़ने के लिए कहता है, लेकिन श्राद्धा यहाँ पर मना कर देती है क्योंकि उसे अभी घर जाकर डिनर भी बनाना है और वो उन्हें डांटती भी है क्योंकि वो ट्रेन पर बैठकर जा रहे होते हैं। और बरूटो उसे समझाने लगता है, पता है तुम्हें ट्रेन पे बैठ के कितना ज्यादा मजा आता है, ऊपर से हमारे ठंडी ठंडी हवा लगती है, वाह वाह बहुत ही ज्यादा मजा आ जाता है, मजे। और श्राद्धा उनकी बातों को इग्नोर करती हुई यहाँ से चली जाती है। फिर हम श्राद्धा को देखते हैं जो कि अपने घर पर खाना बना रही होती है। तभी उसकी मॉम साकुरा आ जाती है और यहाँ पर खाने की स्मेल काफी ज्यादा अच्छी आ रही होती है, इसलिए उसकी मॉम उसकी काफी ज्यादा तारीफ भी करती है। और फिर वो अपनी मॉम से कल की ट्रिप के बारे में पूछती है और साकुरा कहती है हाँ मैं रेडी हूँ। दरअसल साकुरा को काफी टाइम बाद अपने काम से छुट्टी मिली है, इसलिए वो अपने दोस्त के साथ एक दिन के लिए ट्रिप पर जा रही है, लेकिन वो थोड़ी सी उदास भी होती है क्योंकि वो श्राद्धा को अकेला छोड़ के जा रही है। लेकिन श्राद्धा को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो कहती है वैसे भी तुम्हें इतने टाइम बाद छुट्टी मिली है तो इसलिए तुम्हें घूमने जाना ही चाहिए। और उसकी मॉम कहती है अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो आते हुए मैं तुम्हारे लिए लेकर आ जाऊंगी। और श्राद्धा कहती है अगर हो सके तो डैड को अपने साथ ले आना। और ये सुनकर साकुरा थोड़ी चौंक जाती है और श्राद्धा कहती है उसे कुछ नहीं चाहिए, वो तो बस मजाक कर रही थी। तभी साकुरा की नजर साइड में रखी हुई एक पोटली पर जाती है जिसे अभी तक कोई भी लेने नहीं आया होता है। दरअसल इस पोटली के अंदर एक टेडी बियर होता है जो कि फट गया था, इसलिए साकुरा उसे ठीक करने के लिए ले आई थी। दरअसल ये टेडी बियर एक छोटी सी बच्ची का होता है जिसे चोट लग गई होती है और अब वो एक हॉस्पिटल में होती है और साकुरा ने उससे प्रॉमिस किया होता है कि वो आज इसे ठीक कर उसे वापस कर देगी, इसलिए वो यहाँ पर थोड़ी सी परेशान होती है कि वो इसको कैसे वापस करेगी क्योंकि आज उसे घूमने भी जाना है। और श्राद्धा कहती है आप टेंशन मत लीजिए, मैं उसे वापस कर दूंगी। और जैसी साकुरा बाहर निकलती है इनोजिन भी आ जाती है और वो दोनों चले जाते हैं। और फिर हम श्राद्धा को देखते हैं जो कि स्टेशन आई होती है हॉस्पिटल जाने के लिए और फिर वो ट्रेन में आ जाती है जहाँ पर उसे एक चिट्ठी मिलती है जो कि साकुरा ने रखी होती है उसके लिए। और फिर वो उस चिट्ठी को पढ़ने लगती है और चिट्ठी को पढ़ते पढ़ते नेक्स्ट स्टेशन पे पहुंच जाती है और वो जल्दी से ट्रेन से बाहर निकलती है। लेकिन भाई उसे याद आता है कि उसने टेडी बियर वाली पोटली तो निकाली नहीं है, जिसके बाद वो प्लान बनाती है कि वो कुछ भी करके नेक्स्ट स्टेशन पे पहले पहुंचेगी। और फिर हमें बरूटो और उसके दोस्तों को दिखाया जाता है और भाई इन नल्लों ने 2 दिन से अभी तक एक भी मछली नहीं पकड़ी है, इसलिए बरूटो ने ऐसी लोकेशन पर लेके जाने वाला है जहाँ पर उन्हें 100% मछलियाँ मिलेंगी। और यहाँ पर हम श्राद्धा को देखते हैं जो कि स्टेशन पे ट्रेन से पहले ही पहुंच जाती है, लेकिन वो यहाँ पर फंस जाती है क्योंकि एक बूढ़ी अम्मा अभी तक एक टिकट को ले नहीं पा रही होती है। जिसके बाद श्राद्धा उनकी हेल्प करती है और जैसे वो स्टेशन पे पहुंचती है वो देखती है कि ट्रेन यहाँ से जा चुकी है, लेकिन वो हार नहीं मानती, वो भागती हुई ट्रेन के ऊपर चढ़ जाती है। और इसी ट्रेन में बरूटो और उसके दोस्त भी होते हैं और तभी शिकाडाई को महसूस होता है कि ट्रेन के ऊपर कोई है और जैसे वो बाहर देखता है श्राद्धा वहाँ पर छुपने लगती है और शिकाडाई को ये कंफर्म नहीं होता कि उसने श्राद्धा को देखा है या नहीं। और बरूटो कहता है अगर ऐसा है तो हमें काफी ज्यादा मजा आने वाला है, ये तो काफी ज्यादा शर्मनाक होगा और जब तक ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं होती तो हम श्राद्धा को चिढ़ा सकते हैं। और फिर वो ट्रेन के ऊपर आ जाते हैं श्राद्धा को ढूंढने के लिए, लेकिन मौका देखते ही श्राद्धा यहाँ से निकल लेती है। दरअसल श्राद्धा ट्रेन के साइड में ही लटकी हुई होती है और वो अपनी पोटली को भी देख पा रही होती है। और तभी बरूटो और उसके दोस्त देखते हैं कि ट्रेन के ऊपर किसी के पैरों के निशान है और इरोजिन समझ जाता है ये तो किसी लड़की के चप्पलों के निशान है। और तभी ट्रेन के ड्राइवर को महसूस होता है कि ट्रेन के साइड में कोई है और जैसे वो देखता है श्राद्धा वहाँ से निकल जाती है और श्राद्धा को ऐसा लगता है कि उसे किसी ने देखा नहीं है। लेकिन तभी उसे एक आवाज आती है और जैसे वो मुड़कर देखती है वहाँ पर चोचो खड़ी होती है और फिर वो चोचो को मनाने लगती है कि किसी को भी इस बारे में ना बताए और चोचो इसके लिए मान भी जाती है। और फिर वो जल्दी से श्राद्धा को सेंट्रल स्टेशन लेकर आती है जहाँ पे लोस्ट एंड फाउंड का एक सेंटर होता है जहाँ पर कोई भी गुमी हुई चीज आराम से मिल जाती है। फिर श्राद्धा उस टेडी बियर के बारे में उस ऑफिसर को बताती है और सब कुछ बताने के बाद उसे वो टेडी बियर मिल जाता है और श्राद्धा यहाँ पर काफी ज्यादा खुश होने लगती है। और फिर चोचो उस टेडी बियर को बाहर निकालती है। श्राद्धा देखती है ये तो कोई ओसा ही टेडी बियर है और ऑफिसर कहता है हमें पता चला है कि ऐसी एक और पोटली थी जिसे पहले ही किसी ने क्लेम कर लिया है। और ये सुनकर श्राद्धा और ज्यादा परेशान हो जाती है और अब वो पुलिस के पास जाने के लिए सोच रहे होते हैं, लेकिन चोचो उसे मना कर देती है और वो उसे अपने साथ एक जगह जाने के लिए कहती है
जिसके बाद वो एक गली में आ जाते हैं, जिसे पार कर वो एक हिडन मार्केट में पहुंच जाते हैं और यहाँ से वो इस पोटली के असली मालिक को ढूंढ सकते हैं। और फिर चोचो श्राद्धा को लेकर एक शॉप पर जाती है जहाँ पर अलग अलग विलेज के हर एक फूड आइटम टंगे होते हैं। और चोचो को इस मार्केट के बारे में इसलिए पता होता है क्योंकि उसकी मॉम हिडन क्लाउड विलेज से है और वो अक्सर यहाँ पर आते रहते हैं। और चोचो उस पोटली को लेकर उस दुकान वाली बुढ़िया के पास जाती है और उसका पता करने लगती है, लेकिन बुढ़िया यहाँ पर साफ मना कर देती है और वो कहती है ये बताने के लिए उसे कुछ रकम चाहिए। और श्राद्धा कहती है मेरे पास कुछ पैसे हैं और मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बुढ़िया फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं होती। जिसके बाद चोचो अपने पास रखा हुआ लिमिटेड एडिशन चिप्स का पैकेट निकालती है और ये देखकर वो बुढ़िया काफी ज्यादा तंग रह जाती है क्योंकि ये चिप्स काफी पहले आने बंद हो गए थे। और चोचो काफी लकी है क्योंकि उसे ये पैकेट फैक्ट्री के अंदर ही मिल गया था। और वो बुढ़िया लालच करने लगती है और उसके बाद वो डॉल के बारे में सब कुछ बताने लगती है और वो कहती है हिडन वाटरफॉल विलेज के लोग अपने पूर्वजों को याद करने के लिए इन डॉल्स को पानी में विसर्जित करते हैं और आज इस फेस्टिवल को हिडन लीफ विलेज में भी बनाया जाएगा। और ये सुनकर श्राद्धा और चोचो अपने टेडी बियर वाली पोटली को ढूंढने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। और फिर हम सकुरा और इनो को देखते हैं जो कि अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके होते हैं। और तभी हमें पता चलता है कि इनो सकुरा को इस जगह पर इसलिए लेकर आई होती है क्योंकि सास्के और सकुरा पहली बार डेट के लिए इसी लोकेशन पर मिले थे। और सकुरा कहती है क्या तुम्हें ये डेट लगती है, क्योंकि उस टाइम सास्के सकुरा के साथ सिर्फ 2.5 मिनट के लिए था। और फिर हमें उन लोगों को दिखाया जाता है जो कि अपनी पोटलियों को पानी में विसर्जित करना शुरू कर देते हैं और वहाँ पर श्राद्धा और चोचो भी पहुंच जाते हैं, लेकिन तब तक उनकी पोटली को पानी में विसर्जित कर दिया जाता है, जिस पर श्राद्धा दीवार पर चढ़कर उस पोटली का पीछा करने लगती है। वहीं चोचो उस पोटली को उसके असली मालिक को दे देती है। और फिर श्राद्धा अपने पानी पे चलने वाले जुस्सू का इस्तेमाल कर उस पोटली को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तभी चोचो की नजर बरूटो पर जाती है जो कि अपने साथियों के साथ यहाँ पर मछली पकड़ने आया होता है। और वो बरूटो कहकर चिल्लाती है और बरूटो का नाम सुनते ही श्राद्धा काफी घबरा जाती है और पानी में गिरने ही वाली होती है, लेकिन गिरने से पहले वो उस पोटली को चोचो की तरफ फेंक देती है। और शिगाडाई को ऐसा लगता है कि पानी में कोई गिरा है, लेकिन इनोजिन उसकी बातों को इग्नोर कर देता है और बरूटो डेंकी से कहता है कि आज वो इस इलाके की बॉस मछली को पकड़ना सिखाएगा। इनोजिन और शिगाडाई को ये मजाक लगता है, लेकिन तभी डेंकी देखता है कि उसके कांटे में एक बड़ी सी मछली फंसी है, जिस पर बरूटो उन्हें नेट लाने के लिए कहता है। और तभी श्राद्धा पानी से बाहर आ जाती है और ये देखकर सभी लोग काफी घबरा जाते हैं और वो उससे पूछते हैं अरे आखिरकार तुम पानी में कर क्या रही थी। और वो कहती है कि मुझे काफी ज्यादा गर्मी लग रही थी, इसलिए मैं पानी में स्विमिंग करने के लिए आ गई थी और किसी को इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जिस पर भाई वो उसके डरावने फेस को देखकर ना कह देते हैं। और उसके बाद हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर वो बच्ची अपने टेडी बियर को पाकर काफी ज्यादा खुश होती है। और फिर हमें श्राद्धा के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सकुरा वापस अपने घर आ चुकी है और वो अंदर जाके देखती है तो श्राद्धा वहाँ पर खाना बना रही होती है। और सकुरा श्राद्धा से कहने लगती है कि आज उसने ट्रिप पर काफी ज्यादा मजा किया है और उसने जो खाना बनाया था उसकी स्मेल भी काफी ज्यादा अच्छी आ रही थी, तो उनको बहुत ज्यादा मजा आया। और श्राद्धा की तारीफ भी करने लगती है और वो उससे पूछती है क्या उसने उस टेडी बियर को उस बच्ची तक पहुंचा दिया, जहाँ पर श्राद्धा कहती है हाँ उसने उसे पहुंचा दिया। हमें हिमावारी को दिखाया जाता है जिसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब है और उसे काफी बुखार हो रहा होता है और इस वजह से बरूटो भी बहुत ज्यादा परेशान होता है और उसे कहता है कि तुम्हें ज्यादा देर तक पूल में नहीं नहाना चाहिए था। हिमावारी बरूटो से कहती है कि उसे हैमबर्गर खाना है और बरूटो कहता है तुम टेंशन मत लो, जब तुम ठीक हो जाओगी तो मॉम तुम्हारे लिए हैमबर्गर बना देगी। तभी वहाँ पर हिनाटा आ जाती है और वो बरूटो से कहती है कि वो हिमावारी की कुछ दवाई लेने के लिए बाजार जा रही है, तो वो अपनी बहन का ध्यान रखे। और ये कहकर वो यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद बरूटो वहाँ पर रखी हुई अपनी फैमिली फोटो देखने लगता है और अपने पास्ट के बारे में सोचने लगता है जब नारुतो होगागे बना था। और उसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि रात के 12 बज चुके हैं और हिमावारी भी सो चुकी है, लेकिन बरूटो अभी तक नहीं सोया है। और हिनाटा भी नारुतो के लिए काफी ज्यादा परेशान है क्योंकि कल उसे होगागे बनाया जाएगा, तो उसकी कल सेरेमनी भी है। लेकिन तभी हिनाटा को दरवाजे पे आवाज आती है और बरूटो भी जाग जाता है। जब वो बाहर जाती है तो देखती है नारुतो ने कुछ ज्यादा पी लिया है और उसके साथ उसके दोस्त भी होते हैं जो कि उसे छोड़ने के लिए यहाँ पर आए होते हैं। और तभी हिनाटा नारुतो से कहती है कि वो एक स्ट्रॉन्ग ड्रिंकर नहीं है क्योंकि हमारे नारुतो को तो बस रामेन खाना ही पसंद है। तभी ली चिल्लाने लगता है क्योंकि कल नारुतो को होगागे बनाया जाएगा। तभी शिकामारू उसे चिल्लाने से मना करता है क्योंकि अभी बच्चे घर पर सोए हुए हैं। और तभी हम देखते हैं कि नारुतो नींद में ये कह रहा होता है कि वो एक दिन होगागे बन के दिखाएगा और ये सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। वहीं बरूटो ऊपर से ये सब कुछ देख रहा होता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हिमावारी और बरूटो खाना खाने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन नारुतो अभी तक जागा नहीं होता। जिसके बाद हिमावारी उसे जगाने के लिए जाती है और बहुत कोशिश करने के बाद भी नारुतो नहीं जगता। फिर बरूटो वहाँ पर आ जाता है और उसके ऊपर जोरदार जंप करता है जिससे नारुतो
उठ जाता है और खाना खाने पहुंच जाता है। तभी हिनाटा नारुतो से कहने लगती है कि कैसे बरूटो नारुतो के आने का इंतजार कर रहा था। तभी बरूटो शर्माने लगता है और हिनाटा पे चिल्लाने लगता है और कुछ देर बाद हिनाटा नारुतो का 7th होकागे ड्रेस लेने जा रही होती है और ये देखकर नारुतो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उसकी कॉस्ट्यूम अभी तक रेडी नहीं हुई है। दरअसल उसकी जो कॉस्ट्यूम बना रही है वो लेडी काफी ज्यादा ओल्ड है, इसलिए उसकी कॉस्ट्यूम बनाने में काफी ज्यादा टाइम लग रहा है। तभी हिनाटा कहती है कि उन्होंने कहा था कि वो कॉस्ट्यूम का टाइम पर बना देगी, लेकिन नारुतो तब भी परेशान होता है क्योंकि जब ककाशी को 6th होकागे बनाया गया था तब भी उन्होंने उसकी कॉस्ट्यूम को टाइम पर रेडी नहीं किया था, इसलिए उसने 5th होकागे की कॉस्ट्यूम को पहना था और उस पे 6th होकागे लगाकर चिपका दिया था। और हिनाटा जाते हुए कहती है कि वो कॉस्ट्यूम को लेकर सीधा होकागे ऑफिस पहुंचेगी, तो इसलिए वो लोग खाना खाकर सीधा होकागे ऑफिस चले जाएं। फिर हम होकागे ऑफिस को देखते हैं जहाँ पे विलेज के सभी लोग सेरेमनी को सेलिब्रेट करने के लिए आ गए होते हैं। वहीं ककाशी नारुतो का वेट करते हुए काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और तभी शिकामारू सिगरेट पीने के बारे में सोच रहा होता है। तभी कोनोहामारू आके उसे रोक लेता है क्योंकि एकेडमी में नशा करना मना है और वो लोग बात कर ही रहे होते हैं। तभी हिनाटा भी वहाँ पर आ जाती है और ककाशी उससे पूछता है कि नारुतो कहाँ पर है और हिनाटा यहाँ पर चौंक जाती है और कोनोहामारू के हाथ में 7th होकागे की ड्रेस देकर नारुतो को ढूंढने के लिए यहाँ से निकल जाती है। और फिर हमें नारुतो को दिखाया जाता है जो कि रेडी हो चुका है और यहाँ पर वो बरूटो और हिमावारी का वेट कर रहा होता है। वहीं वो दोनों एक टेडी के लिए लड़ रहे होते हैं और उसे पकड़कर बीच से खींच रहे होते हैं और तभी वो टेडी फट जाता है और हिमावारी काफी दूर जाकर गिरती है। लेकिन फिर भी बरूटो अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं होता और हिमावारी से कहता है कि तुम्हें इसे इतनी जोर से खींचना नहीं चाहिए था। तभी हिमावारी गुस्से में आ जाती है और जैसी वो अपनी आंखें खोलती है बरूटो देखता है कि उसने अपनी बयाको गन को एक्टिवेट कर लिया है और वो उससे बचता हुआ कमरे से बाहर आ जाता है। और यहाँ पर नारुतो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, लेकिन जैसे ही हिमावारी बाहर आती है नारुतो उसे देखकर चौंक जाता है और वो बरूटो को बचाने के लिए दौड़ता है। लेकिन जैसी हिमावारी बरूटो को मारने वाली होती है उससे पहले ही नारुतो उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और इस वजह से वो नारुतो के ही पेट में मार देती है। और नारुतो के अंदर जो 9 टेल फॉक्स होता है जिसका नाम कुरा है उसकी भी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। लेकिन अभी भी 9 बजने में सिर्फ 1 मिनट बचा होता है, इसलिए शिकामारू कोनोहामारू को नारुतो का क्लोन बनने के लिए कहता है ताकि वो सेरेमनी को पूरा कर सके। जिसके बाद शिकामारू नारुतो का क्लोन बन जाता है और सेरेमनी शुरू हो जाती है और वो सबको बुद्धू बना रहा होता है। वहीं हिनाटा नारुतो को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि उसका चक्रा पॉइंट पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुका है और आज वो उठ नहीं पाएगा। और फिर हम बरूटो को देखते हैं जो कि ऊपर अलमारी में छुपा होता है और हिमावारी उसे ढूंढ रही होती है और वो अपनी बयाको गन की मदद से बरूटो को काफी आसानी से ढूंढ लेती है। और फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर बरूटो कहता है कि उस दिन के बाद से मैंने अपनी बहन से कभी पंगा नहीं लिया, लेकिन वो इस बात से भी परेशान है कि जब से नारुतो होकागे बना है उस दिन के बाद से वो बहुत ही कम अपने घर आया है और जबकि आज उसकी बहन की हालत काफी ज्यादा खराब है वो उसे भी देखने नहीं आया है। और तभी नारुतो दौड़ता हुआ कमरे में आता है हिमावारी को देखने के लिए और बरूटो ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और उससे पूछता है आज आपको कोई काम नहीं है क्या? जिस पर नारुतो कहता है उसने अपने एक शैडो क्लोन और शिकामारू को वो काम संभालने के लिए छोड़ दिया है। फिर बरूटो का ध्यान नारुतो की कॉस्ट्यूम पर जाता है और वो देखता है कि उसने उसे उल्टा पहना हुआ है और नारुतो से कहता है कि उसने जल्दबाजी में इस पे ध्यान नहीं दिया है और फिर वो उसे ठीक करने लगता है। और फिर हम बरूटो को देखते हैं जो कि अब उसे थोड़ा थोड़ा पसंद करने लगा है। उसके थोड़ी देर बाद हम हिनाटा को देखते हैं जो कि हिमावारी को मेडिसिन देकर नीचे उतर रही होती है। वहीं बरूटो और नारुतो आपस में लड़ रहे होते हैं और बरूटो कहता है कि वो अपनी बहन के लिए हैमबर्गर बनाएगा क्योंकि उसे वो काफी ज्यादा पसंद है और नारुतो कहता है कि वो उसके लिए कुछ और चीज बनाएगा क्योंकि वो बीमार होने पर खाई जाती है। और तभी हिनाटा उन दोनों को चुप रहने के लिए कहती है, लेकिन फिर भी वो बाज नहीं आते और सामान को इधर उधर फेंकने लगते हैं। और हिनाटा ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपने बयाको गन को एक्टिवेट कर लेती है। जिसके बाद हम इन दोनों को घर से बाहर देखते हैं और नारुतो कहता है कि उसने होकागे ऑफिस में अपने काम को आधा छोड़ दिया था तो इसलिए उसे जाकर वो पूरा करना चाहिए। तभी वो देखता है कि बरूटो के पेट से गुड़ गुड़ आवाज आती है और वो समझ जाता है कि उसे भूख लगी है। तो नारुतो उसे अपने साथ खाना खाने के लिए चलने के लिए कहता है और बरूटो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसे अभी काम करने के लिए जाना था और वैसे भी बरूटो ने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि वो अपने डैड के साथ ऐसे खाना खाने जाएगा। और नारुतो कहता है उसे वैसे भी भूख लगी है तो वो खाना खाकर ही काम पर जाएगा, लेकिन बरूटो यहाँ पर कुछ भी नहीं कहता। तो नारुतो को ऐसा लगता है कि शायद उसका जाने का मन नहीं है, लेकिन बरूटो आगे जाते हुए कहता है कि वो खाना खाने जाएगा। जिसके बाद हम नारुतो को देखते हैं जो कि बरूटो को अपनी फेवरेट रामेन शॉप पर लेकर आया होता है और नारुतो से कहने लगता है पहले ये शॉप काफी छोटा हुआ करता था लेकिन अब ये बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है। लेकिन बरूटो को ये काफी ज्यादा अजीब लगता है क्योंकि बरूटो का ऐसा लगा था कि नारुतो उसे कुछ अच्छा खिलाने लेके जाएगा, लेकिन नारुतो उसे रामेन के बारे में बहुत कुछ बड़ा चढ़ा के बोलने
बोलने लगता है और वो कहता है कि रामेन काफी ज्यादा टेस्टी है। और फिर वो जल्दी से अंदर चले जाते हैं और तभी नारुतो अपने कुबन को बाहर निकालता है, जिसे देखकर बोरुटो को बहुत ज्यादा अजीब लगता है। दरअसल ये टोकन जब नारुतो की शादी हुई थी तो उसे इसे शॉप के ओनर ने दिया था और उन्होंने ये कूपन इसे वेडिंग गिफ्ट के तौर पर दिया था। और इसमें ये लिखा होता है कि जब तक ये कूपन नारुतो के पास है वो फ्री में अनलिमिटेड रामेन खा सकता है। लेकिन इससे शॉप वालों का भी कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि उन्हें फ्री में ही नारुतो का प्रमोशन मिल रहा है। और नारुतो यहाँ पे कहने लगता है कि वो हिनाटा को पहली डेट पर यहीं पे रामेन खिलाने लेकर आया था। और बोरुटो कहता है क्या तुम उसे कहीं अच्छी जगह नहीं लेके जा सकते थे? और नारुतो कहता है क्या, अरे वो हिनाटा ने ही तो कहा था कि उसे रामेन पसंद है, इसलिए मैं यहाँ पर लेकर आया था। और यहाँ पर बोरुटो को विश्वास नहीं हो रहा होता है कि उसकी मॉम को भी रामेन पसंद है, लेकिन भाई नारुतो उसे विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा होता है और तभी उनका रामेन भी यहाँ पर आ जाता है और फिर वो जल्दी जल्दी उसे खाने लगते हैं। तभी बोरुटो की नजर टीवी पर जाती है, जहाँ पर दिखाया जाता है कि लीफ विलेज के 5 कागे की समिट को रखा जाएगा। और बोरुटो से देखकर समझ जाता है और नारुतो से कहता है कि शायद अब तुम बहुत ज्यादा बिजी होने वाले हो, जिस पर नारुतो कहता है हाँ। और बोरुटो कहता है इससे मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो हिनाटा और हिमावारी को परेशान ना करे। और नारुतो से कहता है तुम अभी बच्चे हो तो तुम्हें इतना ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। और तभी वहाँ पर चोचो और चोजी आते हैं। पहले उन्हें लगता है कि शायद वो रामेन खाने के लिए आए हैं, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि वो लोग रामेन में बने हुए रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए आए हैं। और फिर वो जल्दी जल्दी खाने लगते हैं और चोचो कहती है कि वो अपने डैड के लेजेंड रिकॉर्ड को तोड़ना चाहती है, लेकिन उसका डैड जिसका नाम चोजी है वो किसी लेजेंडरी क्वीन नाम की लड़की के रिकॉर्ड को तोड़ना चाहता है। और ये देखकर बोरुटो सोचने लगता है आखिरकार वो लड़की है कौन। और नारुतो से कहता है कि जल्दी जल्दी वो अपने नूडल्स को खा ले, नहीं तो ये ठंडे हो जाएंगे। और फिर वो अपने नूडल्स को खत्म कर लेते हैं। नारुतो बोरुटो से पूछता है क्या उसे ये नूडल्स अच्छे लगे? और यहाँ पर बोरुटो शर्मा जाता है और वो कहता है हाँ। और नारुतो कहने लगता है जब वो छोटा था तो वो इरोका सेंसे के साथ यहाँ पर आया करता था, फिर वो ककाशी सेंसे और अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर आया करता था। और नारुतो यहाँ पर अपने बचपन के दिनों को बहुत ज्यादा याद करता है। और यहाँ पर हम चोचो और उसके डैड को देखते हैं जो कि नूडल्स खाते खाते काफी ज्यादा थक जाते हैं, लेकिन फिर भी वो लेजेंडरी क्वीन को नहीं हरा पाते। तो बोरुटो उस लड़की से जाकर पूछता है लेजेंडरी क्वीन कौन है, जिस पर वो नारुतो से पूछती है क्या उसने इसके बारे में उसे नहीं बताया है। तो नारुतो उसे दीवार पर देखने के लिए कहता है, जहाँ पर बोरुटो की मॉम की फोटो लगी होती है, जिसने टोटल 46 बॉल रामेन खाकर वहाँ पर रिकॉर्ड बना दिया है। और बोरुटो ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। और फिर अगले सीन में हमें बोरुटो और उसकी बहन को दिखाया जाता है जो कि सो रहे होते हैं। और नारुतो यहाँ पर कहता है कि किसको पता था कि हिमावारी अपने बयाकुगन को एक्टिवेट कर लेगी। और तभी हिनाटा कहती है उसे इस बात के बारे में बुरा लगता है कि नारुतो का सबसे बड़ा ड्रीम था कि वो होगागे बने, लेकिन जिस दिन नारुतो होगागे बना वो उस दिन वहाँ पर जा ही नहीं पाया। और नारुतो कहता है हाँ, लेकिन अब उसके पास एक दूसरा ड्रीम है जिसे वो पूरा करना चाहता है। और हिनाटा यहाँ पर चौंक जाती है और उससे पूछती है अब ये कौन सा ड्रीम है, जिस पर नारुतो कहता है अब वो होगागे बन चुका है, इसलिए पूरा लीफ विलेज उसकी फैमिली है, इसलिए नारुतो अपनी इतनी बड़ी फैमिली को हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। और उसके बाद हम सरादा को देखते हैं जो कि होगागे स्टैचूज को देख रही होती है, क्योंकि बोरुटो ने नारुतो के फेस पर इडियट लिखा होता है। और दूसरी तरफ हम शिगाडाई को देखते हैं जो कि अपनी जुत्सु की मदद से कुनाई को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उनकी नजर स्टैचूज पर जाती है, जिसे देखकर वो लोग चौंक जाते हैं। उसके बाद हम साई को देखते हैं जो कि अपने बेटे को बीस्ट स्क्रॉल जुत्सु सिखा रहा होता है, लेकिन इनोजिन का जुत्सु बहुत ज्यादा छोटा होता है। और फिर हम ली को देखते हैं जो कि अपने बेटे को ट्रेनिंग दे रहा होता है, जिसके बाद हमें बोरुटो को दिखाया जाता है जो कि अपनी पेंटिंग को कंप्लीट कर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। और तभी नारुतो वहाँ पर आ जाता है और बोरुटो कैसे भी कर उससे बचता है और नारुतो के ऊपर अटैक करता है, जिसे नारुतो आसानी से ब्लॉक कर लेता है और उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन वो बोरुटो का एक शैडो क्लोन होता है। और फिर बोरुटो नारुतो से बचकर वहाँ से भाग जाता है और भागते भागते एक जगह पर आकर छिप जाता है। और तभी सरादा वहाँ पर आती है और बोरुटो उसे चुप रहने के लिए कहता है और नीचे जाकर छिप जाता है। और तभी वहाँ पर नारुतो आ जाता है और वो सरादा से पूछता है क्या उसने बोरुटो को देखा है, लेकिन यहाँ पर सरादा थोड़ा सा सोचने लगती है और उससे झूठ कह देती है, जिसके बाद नारुतो उसे शुक्रिया बोलकर यहाँ से चला जाता है। और फिर बोरुटो बाहर आ जाता है और वो सरादा से उसकी मदद करने के लिए शुक्रिया कहता है। और सरादा यहाँ पर समझ जाती है कि बोरुटो नारुतो के साथ ऐसा क्यों करता है, और वो कहती है बोरुटो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसके डैड उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते और वो भी चाहता है कि बाकी लोगों की तरह उसके डैड भी उस पर ध्यान दे। और बोरुटो कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस ये ऐसे ही कर रहा था। जिसके बाद बोरुटो देखता है वो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा होता है क्योंकि शिकामारू ने उसे पैरालाइज कर दिया होता है और वो
बरूटो से कहता है कि वो नारुतो को ज्यादा परेशान ना करे क्योंकि उसके पास पहले ही काम का बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है। और वो बरूटो से कहता है अगर नारुतो अपने सीज मोड का यूज करता तो वो कब का एक फ्लैश की तरह बरूटो को ढूंढ लेता। और बरूटो कहता है हाँ, उसे ये पहले से ही पता था और वो ये इसलिए कर रहा था ताकि वो नारुतो के सेज मोड के साथ लड़ सके। और शिकामारू कहता है बाप और बेटे दोनों एक जैसे हैं। और वो शिकाडाई से कहता है जाके नारुतो को बुला लाओ। और शिकाडाई कहता है उसे ही क्यों बुलाना पड़ेगा, और कोई भी तो जा सकता है। जिस पर शिकामारू कहता है अगर तुमने उसे नहीं बुलाना तो यहाँ पर रुक के बरूटो को संभालो। जिस पर शिकाडाई उदास हो जाता है और नारुतो को ढूंढने के लिए निकल जाता है। जिस पर शिकामारू कहता है मैं और मेरा बेटा भी दोनों एक जैसे ही हैं। और फिर हम सरादा को देखते हैं जो कि बिल्कुल ही उदास हो जाती है। और फिर अगले सीन में सरादा और चोचो को दिखाया जाता है जहाँ पर सरादा काफी ज्यादा उदास बैठी होती है और चोचो उसकी प्लेट से खाने की चीज उठा लेती है। सरादा उससे पूछती है क्या आज वो उसके साथ कहीं घूमने के लिए चलेगी क्योंकि सरादा आज पूरे दिन फ्री है। लेकिन चोचो उसे साफ ही मना कर देती है क्योंकि उसे अपने डैड के साथ आज ट्रेनिंग के लिए जाना है। और वो कहती है वैसे उसका ट्रेनिंग पे जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। और सरादा उससे कहती है तुम्हें ट्रेनिंग के लिए जाना चाहिए, नहीं तो तुम एग्जाम में फेल भी कर सकती हो। और चोचो को ऐसा लगता है कि वो उसे एटीट्यूड दिखा रही है क्योंकि वो उचिया क्लैन से है। लेकिन सरादा कहती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। वो कहना चाहती है कि चोचो काफी ज्यादा लकी है कि उसे अपने डैड के साथ ट्रेनिंग करने का मौका मिल रहा है। और तभी उसके डैड चोजी वहाँ पर आ जाते हैं और वो चोचो को बुलाने लगते हैं। और ये चोचो को काफी ज्यादा अजीब लगता है। और चोचो सरादा से कहने लगती है मैं और मेरे डैड एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग हैं। लेकिन सरादा कोई भी रिप्लाई नहीं देती। तो चोचो उसे उसकी फैमिली के बारे में पूछने लगती है और उससे कहती है क्या सरादा भी अपने डैड की तरह दिखती है। तो सरादा दुखी हो जाती है और कहती है उसे कुछ भी याद नहीं है क्योंकि जब सरादा पैदा हुई थी तब से लेकर आज तक उसने अपने डैड को कभी नहीं देखा। जिसके बाद अगले सीन में हम सरादा को घर पर देखते हैं और वो अपने डैड की फोटो को देख रही होती है और सोचती है कि सासुके वापस घर कब लौटेगा। तभी सरादा की आंखें ब्लर होने लगती है और वो अपनी आंखों को मसलने लगती है और उसकी मॉम भी सकुरा वहाँ पर आ जाती है। वो जैसी सरादा को देखती है वो जल्दी से उसके पास जाकर उसकी आंखों को देखने लगती है। सरादा कहती है नहीं कुछ नहीं हुआ, बस उसे थोड़ा सा ब्लर दिखाई दे रहा था, तो अच्छा होगा वो अपने चश्मे के नंबर को चेंज कर ले। जिसके बाद वो खाना खाने बैठ जाते हैं। सरादा सकुरा से पूछती है क्या सासुके चश्मा पहनते हैं। तो सकुरा यहाँ पर चौंक जाती है और उससे पूछती है आखिरकार वो अचानक से ऐसे सवाल क्यों पूछ रही है। और सरादा कहती है नहीं, उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि सकुरा की जो आंखें हैं वो तो ठीक है, तो क्या उसकी आंखों पर जो चश्मा लगा है वो उसकी डैड की वजह से है। जिस पर सकुरा सोचने लगती है और वो कहती है नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता। और यहाँ पर सरादा को काफी ज्यादा अजीब लगता है क्योंकि सासुके सकुरा के हस्बैंड थे लेकिन सकुरा को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। जिसके बाद वो दोबारा से सकुरा से पूछती है कि जो सासुके है उसका इम्पोर्टेंट मिशन कब खत्म होने वाला है। और सकुरा कहती है बस वो खत्म होने ही वाला है। और सरादा समझ जाती है कि सकुरा को सासुके के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। जिसके बाद वो सासुके का पता लगाने के लिए एक लाइब्रेरी में आ जाती है और वहाँ अंदर जाने के बाद उचिया क्लैन की बुक को ले लेती है और पढ़ने लग जाती है जहाँ पर उसे उचिया क्लैन के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। लेकिन जैसे वो पेज को पलटती है वो एकदम से चौंक जाती है क्योंकि वहाँ उनकी जनरेशन के बारे में बहुत कुछ लिखा होता है जहाँ पर लिखा होता है उचिया क्लैन के सभी मेंबर्स किसी गलती की वजह से मारे जा चुके हैं, लेकिन उचिया क्लैन की ब्लड लाइन को बचाने के लिए सासुके और उसकी बेटी सरादा अभी भी जिंदा है। और सरादा ये देखकर काफी ज्यादा चौंक जाती है लेकिन तभी उसकी आंखें ब्लर होने लगती है और वो अपनी आंखों को दोबारा से साफ करने लगती है। जिसके बाद सरादा इस बुक के सेकंड सेट को पढ़ने के लिए लाइब्रेरियन के पास जाकर पूछती है जिस पर वो अपने डिवाइस में चेक करता है और उसे पता चलता है कि सासुके को लेकर जितनी भी बुक थी उन्हें ब्लॉक कर रखा है और उन्हें कोई भी देख नहीं सकता। जिस पर सरादा उदास हो जाती है और वो सीधा अपनी मॉम यानी कि सकुरा के पास जाती है और वो सोच लेती है इस बार वो सासुके के बारे में पता लगा कर रहेगी। और वो सकुरा से पूछने लगती है उसके डैड सासुके वो घर क्यों नहीं आते, अभी वो कहाँ पर है और क्या कर रहे हैं। और सकुरा कहती है शायद वो कुछ कर रहा होगा, मुझे नहीं पता। जिस पर सरादा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो सकुरा से कहती है अगर उसको सासुके के बारे में कुछ भी नहीं पता तो वो कैसे कह सकती है कि वो सासुके की वाइफ है। जिस पर सरादा फिर से पूछती है क्या तुम सच में सासुके की वाइफ हो। जिस पर सकुरा गुस्सा हो जाती है और बोलती है तुम ये कैसे सवाल पूछ रही हो। और सरादा कहती है मुझे तो पहले ही पता था तुम उसकी वाइफ नहीं हो, तो बताओ तुम्हारा उसके साथ क्या रिलेशन है। जिस पे सकुरा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो गुस्से में जमीन पर मारती है जिससे जमीन भी टूट जाती है और सरादा उसे देखकर डर जाती है और सकुरा उससे माफी मांगती है और उसे कहती है उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। जब सासुके का मिशन कंप्लीट हो जाएगा तो वो वापस अपने घर आ जाएगा। लेकिन सरादा को पता होता है कि सकुरा इस बार भी उसे बहला रही है क्योंकि वो हमेशा ऐसा ही कहती है और वो रोते रोते कहती है कि शायद सासुके हम सब के बारे में भूल चुका है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ की जमीन और दीवारों में धीरे धीरे क्रैक आने लगता है और थोड़ी देर बाद वो घर पूरी तरीके से टूटकर गिर जाता है जिसे देखकर सकुरा को उसका लोन याद आता है जो कि उसने अभी तक भरा नहीं है। और फिर वो चक्कर खाकर नीचे गिर जाती है और थोड़ी देर
बाद शिजुने वहाँ पर आती है अपनी मेडिकल टीम के साथ और उसे लेकर हॉस्पिटल चली जाती है और सरादा अपनी फैमिली फोटो लेने के लिए चली जाती है और वो देखती है कि साकुरा की फोटो के पीछे एक और फोटो है और वो जल्दी से उस फोटो को बाहर निकालती है और वो देखती है कि उस फोटो में एक और लड़की है जिसने सरादा की तरह ही चश्मा पहना हुआ है। और अगर आपने नारुतो शिपुडिन देखा होगा तो आपको इस लड़की के बारे में पता होगा। इस लड़की का नाम कारिन उजुमाकी है। और फिर हम सरादा को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में होती है और उस फोटो को देख रही होती है। तभी शिजुने वहाँ पर आती है और वो कहती है ये तो सास्के का काफी पुराना फोटो है, जिस पर सरादा उस फोटो को छिपा लेती है और उससे पूछती है कि सास्के अभी कैसा दिखता है, जिस पर शिजुने कुछ भी नहीं कहती और सरादा कहती है कि वो शिजुने से कुछ पूछना चाहती है लेकिन इसके बारे में वो साकुरा को कुछ ना बताए। वो शिजुने से पूछती है क्या साकुरा सच में उसकी मॉम है और शिजुने कहती है हाँ वही तो तुम्हारी मॉम है। और फिर सरादा उससे और भी क्वेश्चन पूछने लगती है और कहती है कि उसका जन्म कौन से हॉस्पिटल में हुआ था और उसे कौन से डॉक्टर ने डिलीवर किया था और उस समय वहाँ पर और कोई भी था। लेकिन शिजुने उसे कोई भी जवाब नहीं देती और सरादा यहाँ पर समझ जाती है कि उसे कोई भी इसके बारे में नहीं बताना चाहता। और फिर सरादा एक शॉप में आ जाती है कुछ खाने के लिए और वहीं चोचो अपने डैड से झगड़ा कर वहाँ से जा रही होती है और वो सरादा को देखती है तो वो वहीं पर रुक जाती है और उससे बात करने के लिए वहाँ पर बैठ जाती है और वो सरादा से एक सीक्रेट कहती है। वो कहती है उसे ऐसा लगता है उसके जो मॉम डैड है वो असली नहीं है क्योंकि वो बिल्कुल भी अपने मॉम डैड जैसी नहीं लगती। क्योंकि एक दिन जब उसे बुखार हुआ था तो किसी हैंडसम इंसान ने उसके हेड को पकड़ा था और उसे ऐसा लगता है कि वही उसका डैड है। और वो देखती है कि मित्सुकी ने उसकी सारी बातों को सुन लिया है और वो गुस्सा हो जाती है और उसे वहाँ से भगा देती है। जिसके बाद वो सरादा को अपना प्लान बताती है और वो कहती है वो अपने मॉम डैड को ढूंढने के लिए एक जर्नी पर निकलना चाहती है और वो सरादा को अपने साथ चलने के लिए कहती है, जिस पर सरादा खुश हो जाती है क्योंकि इससे सरादा अपने डैड यानी कि सास्के को ढूंढ पाएगी। और तभी सरादा अपने सामान को पैक करने के लिए निकल जाती है और फिर हमें एक जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक पोर्टल खुलता है और सास्के वहाँ से बाहर निकलता है लेकिन वो थोड़ा थका हुआ था। फिर वो आगे बढ़ने लगता है और तभी उसे महसूस होता है कि वहाँ पर कोई है और उसके हमला करने से पहले ही वो अपनी तलवार निकालकर उसे रोक लेता है और उस बंदे के पास एक चैन होती है जिससे वो सास्के को लपेट सके। लेकिन तभी सास्के उसे अपनी तलवार से फंसा लेता है और उसे किक मारता है। फिर सास्के अपने लाइटनिंग जुत्सु का इस्तेमाल करता है और वो एनिमी दूर जाकर गिरता है और जब सास्के उसके पास जाता है वो देखता है कि उसकी पीठ पर उचिया क्लैन का सिंबल बना हुआ है और जब वो घूमता है उसकी आंखों में भी शेरिनगन का सिंबल बना होता है और ये देखकर सास्के काफी चौंक जाता है। वो उससे पूछता है आखिरकार तुम हो कौन, और तभी अचानक वो वहाँ से गायब हो जाता है। और दूसरी तरफ हम सरादा को देखते हैं जो कि सास्के का पता लगाने के लिए नारुतो के पास जा रही होती है। वहीं नारुतो शिगामारू से बात कर रहा होता है। तभी सास्के का जो चील होता है वो नारुतो के पास आता है और नारुतो जल्दी से उसके पैर में जो मैसेज लगा होता है उसे निकाल लेता है और जैसे वो उस मैसेज को पढ़ता है वो काफी ज्यादा चौंक जाता है। फिर हमें बाथ हाउस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काकाशी सेंसेई अपनी छुट्टियां बताने आए होते हैं लेकिन तभी नारुतो उन्हें फोन करके मैसेज के बारे में सारा कुछ बता देता है। काकाशी सेंसेई कहते हैं अगर उसके पास सच में शारिनगन है तो इसके दो ही मतलब हो सकते हैं, पहला कि वो उचिया क्लैन का बचा हुआ सर्वाइवर है या फिर दूसरा हो सकता है कि वो धेंजो फाउंडेशन के साथ जुड़ा हुआ हो। और फिर हम उसी लड़के को देखते हैं जो कि अपने बॉस के सामने खड़ा होता है। उसका बॉस उससे पूछता है आखिरकार तुम्हें सास्के कैसा लगा और वो लड़का कहता है हाँ वो काफी ज्यादा पावरफुल था। और उसका बॉस कहता है अभी तक सास्के ने अपनी असली पावर का यूज नहीं किया था। लेकिन वो लड़का कहता है जो भी हो लेकिन उसने इताची को मारा है तो हम उसे नहीं छोड़ सकते। और फिर हमें ओगागे ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सरादा पहुंच जाती है और वो अंदर जाने वाली होती है। वहीं नारुतो शिगामारू से ये कह रहा होता है कि वो खुद जाकर सास्के से मिलेगा ताकि वो इन चीजों के बारे में डिटेल में पता कर सके। और सरादा इस बात को सुन लेती है और वो काफी ज्यादा चौंक जाती है और वो सोचती है अगर वो नारुतो के साथ जाएगी तो वो पक्का सास्के से मिल सकती है। और नारुतो जाते टाइम कहता है कि वो अपने एक्स शैडो क्लोन को विलेज में छोड़ देगा और वहाँ से निकल जाता है। और सरादा भी वहाँ से निकल जाती है और वो भागकर सीधा हॉस्पिटल जाती है और वो देखती है कि साकुरा अभी भी बेहोश पड़ी है। जिसके बाद वो अपने कपड़े निकालने लगती है और फिर वो नए कपड़े पहनने लगती है क्योंकि आज वो अपने डैड सास्के से पहली बार मिलने वाली है। उसके बाद हम नारुतो को देखते हैं जो कि जाने से पहले शिगामारू को इस विलेज का ध्यान रखने के लिए कहता है। वहीं सरादा जंगलों के पीछे खड़ी हुई उसे देख रही होती है और उसका पीछा करने के लिए रेडी होती है। तभी वहाँ पर चोचो आ जाती है क्योंकि उसी ने सरादा को इस ट्रिप पे चलने के लिए कहा था ताकि वो अपने असली डैड को ढूंढ सके। जिसके बाद वो अपने बैग को सरादा को खोलकर दिखाती है जिसमें बहुत सारे चिप्स रखे होते हैं ताकि वो ट्रिप पर इन्हें खा सके। और सरादा कहती है हाँ ये तो काफी अच्छा है। और तभी नारुतो वहाँ से चला जाता है और सरादा काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो चोचो का हाथ पकड़कर उसका पीछा करने लगती है। लेकिन तभी चोचो का पैर फंस जाता है और वो नीचे गिर जाती है और नारुतो भी वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद हम बरूटो को देखते हैं जो कि नारुतो के लिए टिफिन लेकर आया होता है और शिगामारू से कहता है तुम लेट हो, नारुतो अभी अभी यहाँ से चला गया है। और ये सुनकर बरूटो काफी ज्यादा उदास हो जाता है और वो मित्सुकी से यहाँ से चलने के लिए कहता
कहता है, लेकिन तभी सरादा वहाँ पर आ जाती है और वो कहती है वो एक छोटी सी ट्रिप पर जा रही है, अगर बरूटो चाहे तो वो उसके लिए टिफिन नारुतो के पास पहुंचा सकती है। जिस पर बरूटो उसे साफ साफ मना कर देता है क्योंकि नारुतो हमेशा ही ऐसा करता है। फिर वो जाने लगते हैं, लेकिन तभी सरादा उसे रोक लेती है और उसे समझाने लगती है और वो कहती है उसकी मॉम हिनाटा ने उसने कितने प्यार से टिफिन को नारुतो के लिए बनाया होगा, तो बरूटो को इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। और बरूटो यहाँ पर सोच में पड़ जाता है कि ये सरादा को इतने टिफिन की क्यों पड़ी हुई है। और तभी शिकामारू उन्हें जाने की परमिशन दे देता है और बरूटो भी उसे टिफिन दे देता है और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। जब वो रास्ते में होते हैं तो हम देखते हैं कि एक क्रीचर उन्हें देख रहा होता है जिसकी आंखों में शारिंगन होता है और वो इस आदमी की आंखों से कनेक्टेड होता है, जिससे वो सरादा को देख लेता है और वो उस लड़की को जिसका नाम सीन है उसे सरादा को किडनैप करने के लिए कहता है ताकि वो सरादा का फायदा उठाकर सास्के को पकड़ सके। उसके बाद हम सरादा और चोचो को देखते हैं जो कि काफी तेजी से जा रहे होते हैं ताकि वो ये टिफिन नारुतो को दे सके, लेकिन जो चोचो होती है वो काफी जल्दी थक जाती है और वहीं पर गिर जाती है और सरादा यहाँ पर परेशान हो जाती है कि वो कैसे इस टिफिन को नारुतो तक पहुंचाएंगी। लेकिन तभी वहाँ पे सीन आती है सरादा को किडनैप करने के लिए और सरादा उससे पूछती है आखिरकार तुम कौन हो, और वो अपना नाम बताता है सीन उचिया। और ये सुनकर सरादा काफी ज्यादा चौंक जाती है और वो कहती है उचिया क्लैन के अभी बस हम 2 ही मेंबर बचे हैं। लेकिन तभी सीन सरादा को अपने साथ चलने के लिए कहता है और सरादा साफ साफ उसे मना कर देती है, जिसके बाद वो अपना स्क्रोल निकाल लेता है और अपने समनिंग जुत्सु का इस्तेमाल करने लगता है और वहाँ पर अपने हथियार को समन कर लेता है और सरादा पे अटैक कर देता है। लेकिन सरादा इससे काफी आसानी से बच जाती है और अपनी कुनाई से उसके ऊपर हमला करती है और वो अपनी चैन से इन्हें रुका लेता है। लेकिन तभी चोचो उसके पीछे आकर अपने एक्सपेंशन जुत्सु का इस्तेमाल करती है और उस पे हमला करती है, लेकिन सीन इससे काफी आसानी से बच जाता है। जिसके बाद वो अपनी चैन को खींचता है जिससे सरादा और चोचो दोनों ही नीचे गिर जाती हैं और सीन सीधा चोचो पे हमला करता है, लेकिन सरादा देखती है उसे नारुतो ने बचा लिया है और नारुतो उसे देखकर समझ जाता है कि सास्के ने इस लड़के के बारे में ही उसे बताया था। और सीन नारुतो को देखते ही अपने मांगे की शेडिन गन को एक्टिवेट कर लेता है और नारुतो भी अपने 9 टेल चक्रा मोड को एक्टिवेट कर लेता है और सीन अपने मांगे की शारिन गन से अपने हथियारों को कंट्रोल करता है और पीछे से उन पर हमला करता है, लेकिन नारुतो अपने 9 टेल की पावर से उन्हें काफी आसानी से रोक लेता है। सरादा और चोचो नारुतो के 9 टेल फॉक्स के चक्रा को पहली बार देख रहे होते हैं और ये काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और नारुतो अपने अंदर के 9 टेल फॉक्स को कहता है कि वो अपनी ज्यादा पावर का इस्तेमाल ना करे क्योंकि वो इसे जिंदा ही पकड़ना चाहता है। जिसके बाद नारुतो अपने 9 टेल चक्रा से उस पे हमला करने लगता है और सीन उससे काफी आसानी से बच रहा होता है और नारुतो ये देखकर समझ जाता है इसे काफी अच्छे से ट्रेन किया गया है। और तभी वो एक आंख वाला क्रीचर सीन के पास आ जाता है और उसे कहता है जो नारुतो है वो अभी के टाइम का सबसे खतरनाक शिनोबी है और वो उसे लेकर यहाँ से गायब हो जाता है। और तभी नारुतो अपने नॉर्मल मोड में आ जाता है और चोचो नारुतो के पास आती है और उसका हाथ अपने सिर पर रख के चेक करती है और नारुतो को यहाँ पर बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। और चोचो कहती है वो तो अपने डैड को ढूंढने यहाँ पर आई थी, लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा है कि वो इतनी ज्यादा सुंदर है कि उसके लिए लोग मारपीट कर रहे हैं। जिस पर नारुतो कहता है नहीं वो तुम्हारे लिए नहीं सरादा को लेने के लिए आए थे। और ये सुनकर सरादा काफी ज्यादा उदास हो जाती है और नारुतो उसके पास जाकर कहता है तुम चिंता मत करो, मैं हूँ तो तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। जिसके बाद नारुतो कहता है अब वो उन्हें अकेला भी नहीं छोड़ सकता, इसलिए वो उनको अपने साथ चलने के लिए कहता है क्योंकि नारुतो बहुत टाइम बाद सास्के से मिलने के लिए जा रहा है और वैसे भी वो सरादा को देखकर बहुत ज्यादा खुश होगा। और यहाँ पर सरादा का खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं होता। जिसके बाद सरादा नारुतो को टिफिन देती है और नारुतो ये देखकर चौंक जाता है क्योंकि नारुतो को उसे देखकर अपना बचपन याद आने लगता है जब सास्के ने उसके साथ अपना टिफिन शेयर किया था। जिसके बाद वो बैठकर जल्दी से अपना खाना खत्म करते हैं, लेकिन तभी चोचो कहती है असल में वो अपने डैड को ढूंढने के लिए आई थी, लेकिन उसने कभी भी सरादा के डैड को नहीं देखा, वो कैसे दिखते होंगे। जिस पर सरादा उदास होकर कहती है नहीं मुझे भी याद नहीं है। जिस पर नारुतो उनसे सास्के के बारे में कहने लगता है और वो कहता है कि सास्के एकदम लड़कियों के बीच में काफी पॉपुलर था, बिल्कुल मेरी तरह, और वो देखने में हैंडसम था जैसे कि मैं हूँ, और साथ ही वो निजुत्सु में टॉप ग्रेड लाता था बिल्कुल मेरी तरह। जिस पर सरादा खुश हो जाती है। लेकिन एक चीज जो कि नारुतो बिल्कुल भी उसकी तरह नहीं है, सास्के बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड दिखाता था और वो किसी की भी रिस्पेक्ट नहीं करता था और वो बहुत ही ज्यादा घमंडी था, जो कि नारुतो बिल्कुल भी नहीं है। जिस पर नारुतो सरादा से कहता है वो बिल्कुल ही सकुरा की तरह दिखती है, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल ही सास्के की जैसी है। और वो चोचो से कहता है उसका जो चेहरा है वो बिल्कुल उसकी मॉम की तरह है, लेकिन उसकी जो बॉडी है वो बिल्कुल उसके डैड के जैसी है। जिसके बाद वो लोग सास्के से मिलने के लिए निकल जाते हैं और थोड़ी देर चलने के बाद चोचो फिर से थक जाती है, जिसके बाद वो लोग आराम करने लग जाते हैं और थोड़ी देर बाद फिर से वो यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन तभी हम चोचो को देखते हैं जिसकी हालत फिर से खराब हो जाती है। नारुतो कहता है सामने जो टावर है उसी के अंदर आज मैं सास्के से मिलने वाला था, जिसे सुनकर सरादा काफी ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन चोचो वहीं थक कर गिर जाती है और वो कहती है कि वो और आगे नहीं जा सकती। और नारुतो कहता है ठीक है तो हम थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं क्योंकि टावर हमारे सामने ही है। और वो सरादा से कहता है
वो अपना बैग उतार कर नीचे रख दे और थोड़ा सा आराम कर ले। और तभी सरादा नारुतो से कहती है कि उसे टॉयलेट करने जाना है और नारुतो कहता है ठीक है, लेकिन ज्यादा दूर मत जाना। तभी हम सरादा को देखते हैं जिसने नारुतो से झूठ बोला होता है। दरअसल वो अकेले ही सास्के से मिलने के लिए जा रही होती है क्योंकि वो पहली बार अपने डैड से मिलने वाली थी। तो वो बहुत ही ज्यादा बेचैन होती है और वो रोने भी लगती है और स्ट्रेस की वजह से उसकी आंखों में भी शारिंगन एक्टिवेट हो जाता है। जिसके बाद वो टावर में पहुंच जाती है और अंदर चली जाती है और अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा होता है। तो वो एक पिलर के पास चली जाती है जहाँ रोशनी होती है, लेकिन तभी वो पीछे घूमती है तो वहाँ पे सास्के होता है और वो सास्के को देखकर रोने लगती है और उसे डैड भी कहती है। और सास्के उसे कहता है कि मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस हूँ कि तुमने मुझे यहाँ भी ढूंढ लिया है, क्योंकि सास्के ने भी सरादा को नहीं पहचाना है। इसलिए सास्के को ऐसा लगता है कि सरादा उसकी दुश्मन है, यानी कि वही लड़का जिसका नाम सीन है उसी की कोई साथी है। और यहीं पर ये पार्ट एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट पार्ट के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हो और बाकी आप हमारे चैनल पे और भी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, टेक केयर, बाय बाय।